आपको लगता है कि आप जानते हैं कि देखने की प्रक्रिया कैसे करती है। यानी कि आप चीजें कैसे देख पा रहे हैं। आप अपनी आंखें खोलते हैं, दुनिया आपके सामने आ जाती है, एक समुद्र की तरह उमड़ पड़ती है और वहां वह मौजूद होती है एक वास्तविकता के रूप में, साफ स्पष्ट रूप से। आप एक चेहरा देखते हैं, एक दीवार, एक कार। यह तुरंत महसूस होती है। यह सरल लगती है, आसान लगता है ये। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो आप पूरी तरह गलत हैं। जिसे आप देखने की एक पैसिव एक्ट यानी कि निष्क्रिय क्रिया समझते हैं, वह असल में एक ऐसा कंप्यूटेशनल मिरेकल है, यानी कि गुणात्मक गणनात्मक चमत्कार है जो इतना जटिल है कि क्वांटम मैकेनिक्स उसके सामने एक खेल जैसा लगती है। यह तथ्य कि आप कुछ भी देख पा रहे हैं, अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखेंगे तो पूरी तरह हास्यास्पद लगेगा। आप वस्तुओं को नहीं देख रहे हैं, आप अदृश्य वाइब्रेशन यानी कि कंपनों की एक केओटिक वायलेंट मैस यानी कि अराजक और हिंसक अव्यवस्था को डिकोड कर रहे होते हैं, जो हर संभव कोण से एक साथ आपके चेहरे पर हथौड़ों की तरह प्रहार कर रही है। और किसी तरह आपको आपका दिमाग फटता नहीं है, आपको कोई समस्या पैदा नहीं होती उससे। कल्पना कीजिए कि आप एक स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हैं। दिन बहुत गर्म है, स्विमिंग पूल के किनारे और स्विमिंग पूल में बहुत भीड़ है। एक साथ दर्जन भर लोग पानी में कूदते हैं। बच्चे उथले हिस्से में छींटे मार रहे होते हैं, कोई चक्कर लगाते हुए तैर रहा है। एक लाइफ गार्ड एक फ्लोट फेंकता है। पानी की सतह एक डिजास्टर जोन बनी हुई है। यह लहरों का एक उथल पुथल भरा अराजक मिश्रण है। लहरें लहरों से टकरा रही हैं, छोटी तरंगें धीरे धीरे दीवारों से टकरा कर लौट रही है। प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन और डिस्टरबेंस आपस में टकरा रहे हैं। यह सब रैंडम नॉइस यानी कि बेतरतीब शोर जैसा लगता है। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए कि उसी पूल के एकदम कोने में एक सुपर इंटेलिजेंट यानी कि अत्यंत बुद्धिमान कीट बैठा है, जो केवल सरफेस यानी कि सतही तनाव पर तैर रहा है। यह कीट अंधा है, एकदम अंधा। यह तैराकों को नहीं देख सकता, यह डाइविंग बोर्ड को नहीं देख सकता। वह केवल इतना महसूस कर सकता है कि जिस जगह वह बैठा है वहां पानी ऊपर नीचे हिल रहा है। वो केवल महसूस कर रहा है। और यहीं से बात पागलपन की हो जाती है। अगर वह कीट पर्याप्त चतुर हो, और हम यहाँ ऐसी चतुराई की बात कर रहे हैं जो एक सुपर कंप्यूटर को टक्कर दे, तो सैद्धांतिक रूप से वह उस कोने में हो रही छोटी छोटी उछालों और झटकों की रिदम का विश्लेषण करके यह ठीक ठीक पुनर्निर्माण कर सकता है कि कौन कूदा, कहाँ कूदा, कितना बड़ा था और उसने किस तरह का स्विम सूट पहना था। हाँ, ये सच है, ऐसा हो सकता है। सिर्फ एक छोटे से कोने में पानी की उथल पुथल को महसूस करके वह गणितीय रूप से पीछे की ओर काम करते हुए पूरे पूल की एक परफेक्ट 3D इमेज बना सकता है। आपको यह असंभव लगता है कि नहीं? कंक्रीट की दीवार से टकराते पानी के तरीके से सिर्फ दर्जन भर तैराकों की स्थिति की गणना करना। लेकिन यही ठीक ठीक वही है जो आपकी आंखें इस समय कर रही होती हैं। इस कमरे में भरी रोशनी बिल्कुल उसी स्विमिंग पूल की तरह व्यवहार करती है। बस फर्क इतना है कि यह पानी नहीं है, और यह दो आयामी नहीं है। यह तरंगों का एक थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल सूप है। रोशनी की तरंगें कमरे की हर वस्तु से टकरा रही हैं, कुर्सी से, फर्श से,
आपके हाथ से, आपके लैपटॉप से, आपके सामने रखे आपके मोबाइल से, आपके पीछे की दीवार से, वे हर संभव दिशा में फैल रही है, आपस में मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है और एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चॉपीनेस, यानी कि विद्युत चुंबकीय उथल उथल पुथल पैदा कर रही है, जो किसी भी स्विमिंग पूल से अनंत गुना अधिक जटिल है। और आपके पास दो छोटे उपकरण हैं, लगभग एक 8वां इंच चौड़े छोटे छेद, जो इस पूरी अराजकता का केवल एक सूक्ष्म नमूना पकड़ते हैं। आपकी आंख वही सुपर इंटेलिजेंट इंसेक्ट है जो कि स्विमिंग पूल के किसी कोने में बैठी थी। यह पुतली से अंदर आने वाली कांपती हुई प्रकाश तरंगों की इस उलझी हुई गड़बड़ी को तुरंत अलग अलग कर देती है। यह समझ लेती है कि यह विशेष रिपल लैंप से आया है, वह विशेष बबल मेज पर पड़े प्रतिबिंब से आया है, यह लाल सेब से उछली तरंगों को, सफेद दीवार से आई तरंगों को और आपके मोबाइल के रंग बिरंगे वीडियो की इमेजों को अलग अलग कर देते हैं। हालांकि वे सब एक ही सिंगल बीम ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि एकल भ्रमित किरण में आपकी आंख तक पहुंचती थी। यह एक एनालिटिकल फीट है, यानी कि विश्लेषणात्मक उपलब्धि है, जिसे हम हर एक मिली सेकेंड बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। और हम इस जटिलता को आसानी से जांच सकते हैं। अगर आप अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखें तो आप उसे देखते हैं, लेकिन आपके बाएं खड़ा व्यक्ति आपके दाएं खड़े व्यक्ति को देख सकता है। दाएं व्यक्ति से आने वाली रोशनी आपके चेहरे के सामने से होकर बाएं व्यक्ति की आंखों तक जाती है। आपके सामने खड़े व्यक्ति की रोशनी सीधे आपकी आंखों में जाती है। ये प्रकाश धाराएं आपकी नाक के ठीक सामने एक दूसरे को काट रही हैं। वो एक ही समय पर एक ही स्थान पर मौजूद है। स्विमिंग पूल में अगर दो लहरें टकराएं तो वे एक दूसरे को बिगाड़ देती हैं, लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं करता। प्रकाश एक रेखीय तरंग तंत्र है, यानी कि लीनियर वेव सिस्टम है। तरंगें एक दूसरे के आर पार निकल जाती हैं बिना उलझे। यह यातायात का एक पूरा नेटवर्क है। करोड़ों इंफॉर्मेशन हाईवे अंतरिक्ष के एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं और फिर भी कोई दुर्घटना नहीं होती। लोग रोशनी को हवा में उड़ते छोटे छोटे तीरों की तरह सोचते हैं। आप कल्पना करते हैं कि एक बल्ब से किरण निकलती है और किताब से टकराती है। यह एक सुकून देने वाली बात वाली मानसिक तस्वीर है, लेकिन यह झूठ है। रोशनी तीर नहीं है, यह एक फील्ड है, यह एक क्षेत्र है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कमरे को भरने वाली एक सार्वभौमिक जेली। जब लाइट जलती है तो जेली कांपती है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आप जिन तीरों की कल्पना करते हैं वे केवल उस दिशा को दर्शाते हैं जिस दिशा में ऊर्जा जा रही है। असल वास्तविकता यही है। अंतरिक्ष के किसी विशेष बिंदु पर एक सेकिंग ऑसिलेटिंग क्वांटिटी ऊपर नीचे हो रही होती है, और यह कंपन इतना जटिल है, इतनी परतों में जानकारी से भरा है, हर उस वस्तु से जिसे उसने छुआ, कि इसका परिणाम यह होता है कि आप एक स्पष्ट वास्तविकता देख पाते हैं और उसी समय उस रोशनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जो किसी और तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते को पार कर रही होती है। लेकिन यही हमारी मानवीय घमंड अड़े आता है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया देखते हैं, हम नहीं देखते। हम केवल उसका एक छोटा सा दयनीय सा टुकड़ा देखते हैं। स्विमिंग पूल के उदाहरण पर लौटते हैं। कल्पना कीजिए कि पानी में हर तरह की लहरें हैं। कुछ बड़ी जोर से टकराने वाली लहरें जो
कैनन बॉल टाइप से बनी है। कुछ बहुत छोटी हाई फ्रीक्वेंसी रिपल जो बारिश की बूंदों से बनी। कल अब कल्पना करें कि कोने में बैठा हुआ बुद्धिमान कीट बहुत पिकी है। वह तय करता है कि वह केवल उन्हीं तरंगों पर ध्यान देगा जो ठीक 2 इंच की दूरी पर हो रही है। अगर कोई तरंग 3 इंच लंबी है और दृश्य है, अगर वह किसी और लंबाई की है, मौजूद ही नहीं, आपकी आंख वही पिकी कीट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हर आकार की तरंगों से कांप रहा है, लेकिन आपकी रेटिना जैविक रूप से केवल एक बहुत सीमित रेंज की वाइब्रेशन को स्वीकार करती है, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। जिन तरंगों को हम देख सकते हैं उनकी लंबाई लगभग 40 से 70 मिलियंथ ऑफ एन इंच होती है। बस यही है, यही आपका पूरा ब्रह्मांड है। अगर तरंगें थोड़ी छोटी हों तो हम उन्हें अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी कहते हैं और आप उन्हें नहीं देख सकते। अगर वे थोड़ी लंबी हों तो हम उन्हें इंफ्रारेड कहते हैं और आप उन्हें भी नहीं देख सकते। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें नहीं देख सकते, इसका मतलब यह नहीं कि वे मौजूद नहीं है। वे अभी आपसे टकरा रही हैं। अब उन्हें धीमी लहरों की बात करते हैं, जो आपकी आंखें के लिए बस थोड़ी सी ज्यादा लंबी है। इन्हें हम एक और नाम देते हैं, हीट। जब आप अलाव के पास खड़े होते हैं तो आपकी त्वचा पर जो गर्माहट महसूस होती है, वह असल में आपका शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहचान रहा होता है, जो भौतिक रूप से प्रकाश जैसी ही है। बस उनकी तरंगों के शिखरों के बीच थोड़ी दूरी थोड़ी ज्यादा होती है। आप रोशनी को महसूस करते हैं, देखते नहीं हैं, लेकिन बाकी जीव इतने सीमित नहीं होते। आप पिट वाइपर को लीजिए, यह एक सांप है। रेगिस्तान में रात के समय शिकार करता है। इसके पास एक विशेष अंग होता है, पिट, जो इन लंबी तरंगों के प्रति संवेदनशील होता है। पिट वाइपर के लिए रेत पर दौड़ता हुआ चूहा सिर्फ एक गर्म वस्तु नहीं है, वह इंफ्रारेड लाइट में चमकता हुआ बीकन है। चूहा अपने शरीर की गर्मी के कारण तरंगें उत्सर्जित कर रहा होता है। सांप सांप गर्मी देखता है। हम अंधेरे में ठोकरें खाते हैं, जबकि वाइपर एक लाइट शो देख रहा होता है। और अब और भी लंबी तरंगों की ओर चलते हैं। उन्हें और फैलाइए, उन्हें बहुत बड़ा बनाइए। ये तरंगें अब भी इस कमरे से होकर गुजर रही हैं। वे आपके शरीर से, दीवारों से और स्वयं धरती से होकर गुजरती हैं। इन्हें हम रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगें कहते हैं। और अब वह बात जो आपको रात में जगाए रखनी चाहिए। यह कमरा इस समय संगीत से भरा है, आवाजों से भरा हुआ है, डेटा से भरा है। अभी अभी ठीक उसी जगह जहां वह रोशनी मौजूद है जिससे आप यह पढ़ रहे हैं या कहीं कर रेडियो स्टेशन का प्रसारण सुन रहे हैं। जीपीएस सैटेलाइट का सिग्नल, पेरू से प्रसारित हो रहा है एक गीत, एक हवाई जहाज का रडार जो जमीन को खोज रहा है, सब कुछ यहीं मौजूद है। यह सब इस कमरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हिला रहा है। लंदन के एक गायकी की आवाज भौतिक रूप से आपकी आंखों और इस स्क्रीन के बीच मौजूद है, हवा के इलेक्ट्रॉन्स को हिला रही है। आपके पास बस इसे महसूस करने की मशीनरी नहीं है। आपकी आंखें लाइट चैनल पर ट्यून है, रेडियो चैनल पर नहीं। लेकिन फिजिक्स वही है, बिल्कुल वही चीज। फर्क सिर्फ टाइमिंग का है। रेडियो के लिए फील्ड का हिलना नीली रोशनी की तुलना में धीमा होता है। बस
यही अंतर है। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि वास्तविकता इतनी भरी हुई है, तो आप इसे एक तार और सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स के डिब्बे से साबित कर सकते हैं। इसे हम रेडियो रिसीवर कहते हैं। वह तार सिर्फ एक धातु की छड़ी है। उस तार के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस कमरे के इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा आगे पीछे धकेले जा रहे हैं। वे बाथ टब में पानी की तरह इधर उधर लहरा रहे हैं, लेकिन एक साथ अलग अलग गति से। मॉस्को की गति, टॉप 40 की गति, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गति। जब आप रेडियो का नोब घुमाते हैं तो आप सिग्नल नहीं ढूंढ रहे होते हैं, आप एक फिल्टर बना रहे होते हैं। आप डिब्बे से कह रहे होते हैं, सब कुछ अनदेखा करो सिवाय उन इलेक्ट्रॉन्स के जो ठीक मिलियंस टाइम्स पर सेकंड हिल रहे हैं। और अचानक स्टैटिक के बीच से आप एक आवाज सुनते हैं। वो आवाज अभी नहीं आई थी, वो पूरी समय आपके कान में चिल्ला रही थी। आपको बस उस विगल को आवाज में बदलने का सही औजार चाहिए था। इसी वजह से रेनबो होता है, कीचड़ भरे टैंक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि नीली रोशनी कांच के इलेक्ट्रॉन्स को लाल रोशनी की तुलना में थोड़ा बेहतर डराती धमकाती है। यही है गहराई से देखने की सुंदरता। जब आप हाई स्कूल की सरल की हुई व्याख्या को स्वीकार करना बंद करते हैं, तो आपको ऐसे निबंध दिखने लगते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। किसने सोचा होगा कि रेनबो के रंग सीधे सीधे एक ड्रिवन स्प्रिंग की मैकेनिक्स द्वारा तय होते हैं। लेकिन यह मॉडल एक नई समस्या पैदा करता है। अगर प्रकाश सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को हिला रहा है और वे इलेक्ट्रॉन्स दोबारा प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, तो क्या इसमें ऊर्जा नहीं लगती? फिर कांच पारदर्शी क्यों है? प्रकाश क्यों एब्जॉर्ब होकर मर नहीं जाता? और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को उसी उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ठीक ठीक धकेल दें, तो क्या कांच फट नहीं जाएगा? हमने टैंक तो तोड़ दिया, लेकिन अब हमें पूरे ब्रह्मांड को फिर से बनाना होगा। और ऐसा करने के लिए हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी कि जब गणित अनंत तक पहुंचता है तो क्या होता है। अगर आपको यह अजीब लगा तो जरा इंतजार कीजिए। जब हम इमेजिनरी नंबर्स की बात करेंगे, हम एक डरावना विचार पर रुके थे। अगर नीली रोशनी इलेक्ट्रॉन की प्राकृतिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ज्यादा करीब होती है, तो वह इलेक्ट्रॉन्स को और जोर से हिलाती है। लेकिन क्या होता है अगर आप ठीक उसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएं? अगर आप अपनी रोशनी को उस स्प्रिंग के साथ पूरी तरह सिंक कर दें। हमने जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाई थी उनके अनुसार डिनोमिनेटर शून्य हो जाता है। और कोई भी गणित का छात्र जानता है कि शून्य से भाग देना ब्रह्मांड का यह कहने का तरीका है कि सिस्टम क्रैश कर गया। यह इक्वेशन भविष्यवाणी करती है कि इलेक्ट्रॉन की विगल की एम्पलीट्यूड अनंत हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अनंत ऊर्जा के साथ कंपन करेगा, शायद स्पेस टाइम में छेद कर देगा। यह कम से कम आपकी खिड़की तोड़ देगा। लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं होता है। आप खिड़कियां को इसलिए नहीं फटते देखते कि उन पर यूवी लाइट की कोई खास छाया पड़ी। तो फिर हमने क्या मिस किया? हमने वास्तविकता को मिस किया। हमारा इलेक्ट्रॉन ऑन अ स्प्रिंग मॉडल बहुत ज्यादा परफेक्ट था, वह फ्रिक्शनलेस था। असली दुनिया में आपको कभी फ्री राइड नहीं मिलती। जब इलेक्ट्रॉन हिलता है तो वह ऊर्जा रेडिएट करता है। वह जो सेकेंडरी वेव बनाता है उसकी कीमत ऊर्जा होती है। हर बार जब इलेक्ट्रॉन हिलता है तो वह ब्रह्मांड को एनर्जी का टैक्स चुका रहा होता है। भौतिकी में इसे डैम्पिंग या ड्रैग फोर्स कहते हैं।
यह ठीक वैसा है जैसे पानी में दौड़ने की कोशिश करना। जितनी तेज आप दौड़ते हैं उतना ही पानी आपको जोर से रोकता है। जब हम इस ड्रैग टर्म को अपनी इक्वेशन में जोड़ते हैं तो यह हमें इन्फिनिटी डिजास्टर से बचा लेता है। यह एक सीमा तय कर देता है कि परफेक्ट रेजोनेंस पर भी इलेक्ट्रॉन कितना हिल सकता है। लेकिन यह ड्रैग और काम भी करता है। यह अपारदर्शिता को समझाता है। यह बताता है कि रोशनी ईंट की दीवार के आर पार क्यों नहीं जाती। अगर ड्रैग अधिक हो तो प्रकाश की तरंग की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा चबा ली जाती है और ट्रांसपेरेंट वेव यानी कि पारदर्शी तरंग की तरह आगे बढ़ने के बजाय ऊष्मा यानी कि गर्मी में बदल जाती है। इसीलिए जो चीज ब्रह्मांड को क्रैश होने से रोकती है वही कारण है कि आप अपनी ही पलकों के आर पार नहीं देख सकते।